स्टेज 2 है रिलेशनशिप्स एंड इन्फ्लुएंस मींस पब्लिक विक्ट्री, और इसके अंदर भी हम 3 हैबिट्स को देखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हैबिट 4 से। थिंक विन विन। सोचिए कि एक कंपनी के लिए एक नेगोशिएशन होने वाला है और इस नेगोशिएशन के लिए 3 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। पहला था रमेश, जो हर कॉस्ट पे जीतना चाहता है। रमेश की सोच है कि दूसरे को हराए बिना उसकी जीत इनकम्प्लीट है। और दूसरा इंसान था सुरेश, जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता था, दूसरों की खुशी के लिए अपना फायदा छोड़ देता था। और दूसरा इंसान था महेश, जो कि विन विन सोच रखता था। महेश की सोच थी कि अगर दोनों तरफ फायदा मिले तो ही डील पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा इंसान बेहतर होगा कंपनी की इस डील को क्रैक करने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म में किसकी अप्रोच सबसे सस्टेनेबल होगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं 4 कोर कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडसेट्स। नंबर 1, विन लूज माइंडसेट। इस माइंडसेट वाले इंसान की सोच हमेशा ये रहती है कि अगर मैं जीत गया तो सामने वाला हारेगा ही। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास में एक स्टूडेंट दूसरे को नीचा दिखाकर टीचर की नजर में अच्छा बनना चाहता है। शॉर्ट टर्म में ये शायद उसे क्रेडिट मिल जाए, पर लॉन्ग टर्म में शायद उसकी दोस्ती किसी से भी ना हो और वो अकेला ही रहे। शॉर्ट टर्म विन बट लॉन्ग टर्म लूज। नंबर 2, लूज विन माइंडसेट। इस माइंडसेट का इंसान हमेशा सैक्रिफाइस करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके ऑफिस में आपका एक आइडिया चोरी हो जाता है, पर आप चुप रहते हैं सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए। लोग शुरू में कहेंगे कि आप सिंपल हो, पर धीरे धीरे आपकी इमेज वैसी ही बन जाती है और आपकी रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट नहीं करते। तीसरा है लूज लूज माइंडसेट। इस माइंडसेट के लोग बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव होते हैं। उनकी सोच होती है कि अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हें भी मिलने नहीं दूंगा। इसका एग्जाम्पल है 2 ऐसे लोग जो सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ रहे होते हैं। ऐसे में उन दोनों का ही नुकसान होता है और कोई और ही फायदा उठा ले जाता है। और चौथा है विन विन माइंडसेट। इस माइंडसेट के लोग सबसे हेल्दी और इफेक्टिव सोच रखते हैं। उनकी सोच होती है मुझे भी फायदा हो और तुम्हें भी फायदा हो, और ऐसे ही लोगों को लंबी रेस का घोड़ा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी बिजनेस डील में दोनों पार्टनर्स ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जहां दोनों ग्रो करें। ये मैच्योरिटी, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजन से आता है। दोस्तों, स्टीफन कोवी के हिसाब से विन विन फाउंडेशन के 3 मेजर पिलर्स हैं। पहला है कैरेक्टर। आपके कैरेक्टर में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अपने वैल्यूज पर टिकना, झूठ या शॉर्टकट से बचना। आपके कैरेक्टर में मैच्योरिटी होनी चाहिए, अपनी नीड्स और दूसरों की नीड्स का बैलेंस करना, और आपका माइंडसेट वाइड होना चाहिए। ये बिलीव कि हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, कम नहीं पड़ेगी। दूसरा पिलर है रिलेशनशिप्स ऑफ ट्रस्ट। जहाँ ट्रस्ट होगा वहाँ नेचुरली विन विन माइंडसेट बॉर्न होता है। अगर ट्रस्ट नहीं तो फिर हर जगह डाउट और सेल्फ प्रोटेक्शन ही चलता है। तीसरा मेजर पिलर है अग्रीमेंट्स। क्लियर एक्सपेक्टेशंस डिसाइड करना, ये सोचना कि सक्सेस हम दोनों के लिए क्या होगा। अगर दोनों की क्लैरिटी हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, मतलब सिंपल है, विन विन माइंडसेट सिर्फ टेक्निक नहीं, एक सोच है जो मैच्योरिटी, ट्रस्ट और क्लैरिटी से ग्रो होता है। दोस्तों, विन विन सोचना एक शुरुआत है, पर अगर आप दूसरों को समझ ही नहीं पाते तो विन विन बनेगा कैसे? इसीलिए आइए देखते हैं अगली आदत को, हैबिट नंबर 5। और हैबिट नंबर 5 कहता है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझो, फिर उनसे अपेक्षा करो कि वो आपको भी समझें। सोचिए, एक दोस्त आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप उसकी पूरी बात सुने बिना ही तुरंत सॉल्यूशन देने लगते हो। उसे कैसा लगेगा? उसे लगेगा जैसे किसी डॉक्टर ने उसे बिना चेक किए ही दवाइयाँ दे दी हों, और फिर शायद कभी वो आपसे अपनी बात शेयर करे ही ना। बिगर क्वेश्चन ये है, आज की दुनिया में लोग सुनने से ज्यादा बोलते क्यों हैं? और क्या अगर हम पहले दूसरे को समझने लगे तो क्या रिलेशनशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन में एक ही गलती करते हैं, वो समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि वो जवाब देने के लिए सुनते हैं।
जब सामने वाला बोल रहा होता है तो सुनने की बजाय वो सामने वाले के थॉट्स के ऊपर रिएक्ट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इफेक्टिव लोग पहले एम्पैथी के साथ दूसरों की फीलिंग्स, पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और जब सामने वाला फील करता है कि हाँ मुझे सुना जा रहा है तो वो भी नेचुरली आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम देखते हैं 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग एज पर स्टीवन कोवी। पहला है इग्नोरिंग, बिल्कुल भी नहीं सुनना। दूसरा है प्रिटेंडिंग, झूठ मूठ का दिखावा करना कि आप सुन रहे हो। तीसरा है सिलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ वही सुनना जो आपके काम का हो। और चौथा है एम्पैथेटिक लिसनिंग, सामने वाले के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को फील करना। और यही है हैबिट नंबर 5 का असली मकसद। और जब आप सीखते हो पहले समझना और फिर समझे जाना तो एक नया मैजिक शुरू होता है कोलैबोरेशन का, जिसे कोवी कहते हैं सिनर्जाइज। और यही है हैबिट नंबर 6। और इस हैबिट को समझने के लिए हम एक कहानी की ओर चलते हैं। एक लड़का था आरव। एक दिन वो अपने मेंटर के पास गया और अपने मेंटर से पूछता है, गुरुजी एक बात समझ नहीं आती, अगर 2 लोग अलग सोच रखते हैं तो उनमें हमेशा टकराव ही होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी 2 लोगों के बीच के डिफरेंसेस फायदेमंद हो उनमें से किसी के लिए भी? तो उसके मेंटर कहते हैं, आरव यही तो असली कला है जिसे कहते हैं सिनर्जी। मतलब जब 1 और 1 सिर्फ 2 नहीं बनते बल्कि 11 बन जाते हैं। जब लोग अपने डिफरेंसेस को क्लैश नहीं बल्कि रिसोर्सेज समझकर यूज करते हैं तो कुछ नया और कुछ बेहतरीन पैदा होता है जो अकेले किसी और के लिए मुमकिन कभी नहीं हो सकता। आरव के मेंटर यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं आरव को। वो कहते हैं, सोचो एक ऑर्केस्ट्रा है, अगर हर म्यूजिशियन सिर्फ अपना इंस्ट्रूमेंट बजाए बिना दूसरे को सुने तो सिर्फ शोर होगा, पर जब वो एक दूसरे के सुरों को समझकर अपने रोल को एडजस्ट करते हैं तो एक म्यूजिक बनती है। और वो बेहतरीन म्यूजिक किसी एक इंस्ट्रूमेंट से कभी नहीं बन सकती। फिर आरव को रियलाइज होता है, वो कहता है, अच्छा मतलब डिफरेंसेस गलत नहीं होते, गलत तो तब होता है जब हम उन्हें समझते नहीं। मेंटर कहते हैं, बिल्कुल, किसी एक टीम में कोई विजनरी होता है, कोई डिटेल्ड ओरिएंटेड होता है, कोई रिस्क टेकर होता है और कोई स्टेबलाइजर होता है। अगर सब एक जैसे होते तो वो टीम कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं ला पाती। डाइवर्सिटी ही उनकी स्ट्रेंथ है, ना कि वीकनेस। फिर आरव पूछता है, पर अगर 2 लोगों के आइडियाज बिल्कुल अपोजिट हों, जैसे कि एक कहता है कि सेफ प्ले करो और दूसरा कहता है कि रिस्क लो, फिर क्या होगा? मेंटर कहते हैं, यही सिनर्जी का असली एग्जाम है। कॉन्फ्लिक्ट्स को सप्रेस करने के बजाय दोनों आइडियाज को एक्सप्लोर करो। कभी सेफ प्लान के अंदर एक छोटा कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है, इससे दोनों सेटिस्फाइड रहते हैं और नया सॉल्यूशन भी निकलता है। स्टीफन कोवी कहते हैं, वैल्यूइंग डिफरेंसेस इज द एसेंस ऑफ सिनर्जी। अगर तुम सबको एक जैसा बनाना चाहते हो तो तुम इनोवेशन का दरवाजा बंद कर देते हो। फिर आरव कहता है, तो इसका मतलब अगर मैं सिनर्जी को सीखना चाहता हूँ तो मुझे अपनी सोच को खुला रखना होगा और दूसरों की सोच को थ्रेट नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा। मेंटर कहते हैं, बिल्कुल सही। सिनर्जी शुरू होती है ट्रस्ट और रेस्पेक्ट से। अगर तुम जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हो तो नेचुरली ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो पहले किसी के माइंड में अकेले नहीं आए थे। दोस्तों, हैबिट 6 हमें सिखाता है कि अगर आप लोगों की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करके क्रिएटिवली कोलैबोरेट करना सीख जाओ तो आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। टीम वर्क, पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, सब में एक नई एनर्जी आती है जो कि एक इंसान कभी अकेला अचीव नहीं कर सकता। स्टीफन कोवी ने सिनर्जी के लिए 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। पहला है हाई ट्रस्ट, बिना ट्रस्ट के कोलैबोरेशन सुपरफिशियल हो जाता है। दूसरा है विन-विन माइंडसेट और तीसरा है एम्पैथेटिक लिसनिंग। स्टीफन कोवी कहते हैं, सिनर्जी एक तरह का स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। जब आप जेन्युइन कोलैबोरेशन करते हो तो नए आइडियाज और सॉल्यूशंस ऐसे नेचुरली इमर्ज होते हैं जैसे वो कहीं और से आ रहे हों। दोस्तों, सिनर्जी हमें ये सिखाता है कि 1 और 1 कभी 11 भी बन सकता है। बस शर्त ये है हम अपनी सोच, टैलेंट और एक्सपीरियंस को मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाएं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ, अगर हम
खुद अंदर से थके हुए हो, हमारा माइंड डल हो, हमारी एनर्जी खत्म हो, तो क्या हम कभी दूसरों के साथ असली सिनर्जी कर पाएंगे? जैसे एक कुल्हाड़ी, अगर बार बार उससे लकड़ियां काटी जाएं और उसके ब्लेड को तेज ना किया जाए तो एक समय आता है जब कुल्हाड़ी तो चलती है लेकिन लकड़ी उससे ठीक से बिल्कुल नहीं कटती। वैसे ही इंसान की लाइफ भी है। अगर हम अपने आप को रिन्यू नहीं करते, अपनी बॉडी, माइंड, हार्ट और स्पिरिट को रिचार्ज नहीं करते, तो हम चाहे जितनी भी हैबिट सीख लें, उनका असली असर खत्म हो जाता है। इसीलिए खुद को अपडेट रखना, अपनी स्किल्स को और शार्प बनाना उतना ही जरूरी है। और शायद इसी वजह से स्टीवन को भी अपने 7 हैबिट के सफर को एक पावरफुल एंड के साथ कंप्लीट करते हैं। तो हम बात करेंगे आखिरी स्टेज और आखिरी हैबिट की। पूरा वीडियो YouTube पर देखिए, YouTube लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।